सुप्रभात सभी को। आज हम अनुवाद पढ़ने वाले हैं। हम अनुवाद के अर्थ से शुरू करेंगे, फिर हम उसके क्षेत्र और स्वरूप भी देखेंगे। आइए। जैसे कि हमें पता है कि अनुवाद का अर्थ होता है ट्रांसलेशन, यानी किसी एक भाषा के शब्द को किसी दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना, जैसे कि उस भाषा के लोग भी उसे समझ सकें। इसे हम अनुवाद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बोलना चाहते हैं कोई इजी वर्ड कि द चाइल्ड ब्रस्ट इनटू टीयर्स, ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है कि एक बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ द चाइल्ड ब्रस्ट इनटू टीयर्स, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो, आप हिंदी जानते हो, उसको जब मैं अनुवाद करके हिंदी में बताऊंगी कि बच्चा फूट फूट कर रोने लगा, तब आप समझ पाओगे कि हाँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रांसलेशन या फिर अनुवाद हम यूज़ करते हैं एक भाषा के लोग को दूसरे भाषा के लोगों को समझाने के लिए। यानी किसी अलग भाषा के लोगों को अगर कुछ समझाना है तो हमें ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए साथ में पढ़ते हैं। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी एक भाषा में व्यक्त विचारों, भावों और अर्थ को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसका मूल रचने का भाव, संदेश और प्रभाव सुरक्षित रहे। सरल शब्दों में कहा जाए तो अनुवाद दो भाषाओं के बीच सेतु का कार्य करता है। जो मैंने आपको कहा कि एक भाषा में कोई विचार, कोई भाव है, तो उसको दूसरे भाषा में चेंज करना, दूसरे भाषा के लोगों को जैसे वो समझ में आए वैसे उसे चेंज करना, उसी को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद बहुत प्रकार के होते हैं। शब्द अनुवाद होते हैं, भाव अनुवाद होते हैं, अर्थ अनुवाद होते हैं, सार अनुवाद होते हैं। लेकिन भाव अनुवाद को सबसे ज़्यादा महत्वता दी जाती है, क्योंकि अगर किसी बात में भाव नहीं होगा तो वो अनुवाद होना ना होना सेम है। क्योंकि अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे हिंदी आती है और आपको अंग्रेज़ी आती है, और मैं जो कहना चाहती हूँ वो अगर मेरा इमोशन ही आप समझ नहीं पाए, तो बातचीत का तो कोई लाभ ही नहीं है फिर। इसीलिए तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक अनुवाद जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक भाषा के व्यक्ति दूसरे भाषा के व्यक्ति से बात करते हैं, अपना फीलिंग, इमोशन, भाव को शेयर करते हैं। सरल शब्दों में इसे हम एक पुल कह सकते हैं, जो कि दोनों भाषी लोगों को, दोनों अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को जोड़ता है। इसे एक सेतु कह सकते हैं। जब एक भाषा में लिखा गया ज्ञान, साहित्य, विज्ञान, दर्शन या सूचना दूसरे भाषा के पाठकों तक पहुंचती है, तब अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी जब एक भाषा में कोई लिखा हुआ कोई भी चीज़ दूसरी भाषा में जब ट्रांसलेट करना होता है, क्योंकि उस भाषा के लोगों को उसे जानना है, तो उस टाइम अनुवाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बिना अनुवाद के हम अपना फीलिंग किसी ऐसे इंसान तक नहीं पहुंचा सकते जो हमारी भाषा को नहीं जानता हो। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य केवल शब्दों को बदलना नहीं होता। कोई भी अनुवाद होता है उसमें, जैसे मैंने आपको कहा कि भाव, इमोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य केवल शब्दों को बदलना नहीं होता, बल्कि अर्थ को सही रूप से पहचानना होता है। यदि किसी वाक्य का शब्दश अनुवाद कर दिया जाए, लेकिन उसका भाव बदल जाए, तो उसे सफल अनुवाद नहीं कहा जा सकता। यानी अगर किसी शब्द का शब्द से शब्द अनुवाद कर दिया जाए, लेकिन उसका जो इमोशन है वो बदल जाए, तो उसे हम अच्छा अनुवाद नहीं कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अंग्रेजी में बोलती हूँ ही इज़ गोइंग टू स्कूल, बट अगर मैं हिंदी में उसका शब्द अनुवाद करूँगी, तो क्या आएगा? वह जा रहा है विद्यालय को। ये टोटली गलत है, क्योंकि मैं शब्द से शब्द अनुवाद कर रही हूँ। लेकिन जब भी हम एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, तो हमें उसके इमोशन को ध्यान में देना होता है, और हम उसे, हर भाषा का अपना व्याकरण रहता है, तो हमें उस भाषा के व्याकरण के अनुसार उसे अरेंज करना होता है, उसे सजाना होता है। हम एक भाषा के व्याकरण के अनुसार दूसरे भाषा को नहीं कर सकते, इससे सेंटेंस गलत हो जाते हैं। तो वापस हम आते हैं। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य केवल शब्दों को बदलना नहीं, बल्कि अर्थ को सही रूप से पहचानना होता है, जैसे कि हमने देखा।
इसलिए अनुवादक को दोनों भाषाओं का गहरा ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए जो अनुवादक है, जो अनुवाद कर रहा है, उसे दोनों भाषाओं का इक्वली ज्ञान होना चाहिए। मतलब उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों आनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बस हिंदी में सब कुछ आता है, अंग्रेजी से थोड़ी-मोड़ी आती है तो वो ट्रांसलेट कर लेगा, वो नहीं कर सकता। क्योंकि उसे वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों का व्याकरण, साहित्य सब कुछ आना चाहिए, तभी जाके वो एक परफेक्ट अनुवादक बन पाएगा, वरना उसकी वो जो ट्रांसलेट करेगा उसमें वो कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग होगी। इसलिए अनुवादक को दोनों भाषाओं का गहरा ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही उसे संस्कृति, समाज, परंपरा और सभ्यता की भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होता, बल्कि उसमें संस्कृति और जीवन दर्शन भी जुड़ी होती है। तो भाषा जो होता है वो बस शब्द का समूह, मतलब सिर्फ शब्दों से बना हुआ नहीं होता। उसमें संस्कृति होती है और जीवन दृष्टि भी जुड़ी होती है। अनुवाद प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है। पहले के लोग भी अनुवाद के ज़रिए ही दूसरे भाषा के लोगों से बात करते थे। जैसे हमारे विभिन्न ग्रंथ हैं, उनको भी लोग ट्रांसलेशन यानी अनुवाद की वजह से पढ़ सकते थे। जब पुराने ज़माने में भी जब टीचर होते थे, जब सोच लीजिए अंग्रेजी हमारे इंडिया में आया, उस टाइम जो अनुवाद थे उसी के ज़रिए हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी समझ पाए थे, क्योंकि हमें अंग्रेजी तो नहीं आता था। लेकिन जब हम उसी अंग्रेजी को हमारी मातृभाषा में ट्रांसलेट करके हमें बताया गया, तब वो आसान हुआ हमें समझने के लिए, है ना? तो अनुवाद प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है। जब विभिन्न सभ्यताओं के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, तब ज्ञान के आदान प्रदान के लिए अनुवाद आवश्यक हो गया। भारत में संस्कृत ग्रंथों का फारसी, अरबी और बाद में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इसी प्रकार विश्व साहित्य के अनेक महान ग्रंथ आज अनुवाद के कारण ही विभिन्न भाषाओं में पढ़े जाते हैं। यदि अनुवाद न होता तो मानव ज्ञान सीमित दायरे में ही बंद रह जाती। यानी जो अनुवाद के ज़रिए ही हम, जैसे कि मैंने आपको कहा पहले भी, कि अनुवाद के ज़रिए ही हम जो अपने फीलिंग्स को है उसको अलग भाषाई लोगों से हम उनसे बातचीत, अपना फीलिंग शेयर कर सकते हैं अनुवाद के ज़रिए ही। ठीक है? और हमारे जो पुराने जो सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, उनका फ़ारसी, अरबी और बाद में जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, इसी अनुवाद की वजह से लोग उन ग्रंथों को आज भी पढ़ पा रहे हैं। और जो विभिन्न अन्य भी साहित्य है, जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं, आज अनुवाद के कारण ही वो आज हमारे साथ हैं और हम उन्हें समझ पाते हैं, उन्हें पढ़ पाते हैं। अनुवाद के कई प्रकार होते हैं। जैसे हर चीज़ के प्रकार होते हैं, अनुवाद के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर मुख्यतः साहित्यिक अनुवाद को पकड़ा जाता है। साहित्यिक अनुवाद में कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक का अनुवाद किया जाता है। इसमें भाषा की सुंदरता, भावनात्मकता, गहराई और शैली को बनाए रखना सबसे कठिन कार्य होता है। तो जो साहित्यिक अनुवाद है, इसमें कविता, कहानी, इस टाइप की जो चीज़ें होती है, उनको ट्रांसलेट किया जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये सबको ट्रांसलेट करेगा, साहित्यिक अनुवाद जो करेगा, उसके पास भी क्रिएटिव पावर यानी सृजनात्मक कला होनी चाहिए। क्योंकि भले ही वो कविता, वो लेखक नहीं है, ना वो पोएट है, लेकिन उसे उस स्वर को, उस भाव को, उसका जो रस है, उसको ट्रांसलेशन, जो अनुवाद वाला वर्क होगा, उसमें उसे वो सब कुछ को दिखाना पड़ता है। तो इसलिए जो साहित्यिक अनुवाद को सृजनात्मक कला भी कहा जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि साहित्यिक अनुवाद केवल कहानी, उपन्यास और नाटक का अनुवाद नहीं किया जाता। इसमें भाषा की सुंदरता, मानविकता, भावनात्मकता, गहराई और शैली को बनाए रखना सबसे कठिन कार्य होता है। तकनीकी या वैज्ञानिक अनुवाद में तथ्यात्मक शब्दता अधिक महत्वपूर्ण होती है। यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें जो साहित्यिक अनुवाद है, उसमें सुंदरता,
भावनात्मक गहराई मतलब इमोशनल डेप्थ और शैली को बनाए रखना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। और जो दूसरे टाइप का अनुवाद है वो है वैज्ञानिक अनुवाद, जिसमें भाव इमोशन की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे शब्दों को सही ढंग से बिठाना होता है, क्योंकि अगर शब्द उसमें थोड़े से भी इधर-उधर हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उसमें शब्दों को ध्यान दिया जाता है, उनको अत्यंत महत्वपूर्णता दी जाती है। इसमें भाव की अपेक्षा अर्थ की सटीकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें भाव इमोशन से ज़्यादा शब्द की जो सटीकता है उस पे ध्यान दी जाती है कि शब्द सही होना चाहिए। इस प्रकार प्रशासनिक, कानूनी और धार्मिक अनुवाद की अपनी-अपनी उद्देश्य के अनुसार किए जाते हैं। इसी प्रकार जो बाकी जैसे प्रशासनिक, कानूनी और धार्मिक अनुवाद है वो भी अपने-अपने हिसाब से किए जाते हैं। अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अनुवादक जो अनुवाद करता है उसकी भूमिका अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो केवल भाषा की जानकार नहीं उस बल्कि संवेदनाशील पाठक और सृजनात्मक लेखक भी होते हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं? तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अनुवादक जो होते हैं वो बहुत होना एक ज़िम्मेदारी का काम है। उनकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो भाषा को बस ऐसा नहीं होता कि वो बस भाषा जानते हैं और वो उसे ट्रांसलेट करते हैं, नहीं। बल्कि वो बहुत पेशेंस रखने वाले इंसान होते हैं। उनके पास बहुत पेशेंस होता है, बहुत धैर्य होता है, तब जाके वो एक पाठ को पढ़ के उसमें से जो वर्ड्स हैं उनके अल्टरनेटिव वर्ड्स और या फिर उनके जो अंग्रेजी मतलब अलग भाषा में जो शब्द है उनको ढूँढ के उन्हें अरेंज करना, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। पेशेंस यानी संवेदनाश, ठीक है? तो इसीलिए ये सृजनात्मक पाठक और क्या संवेदनशील पाठक और सृजनशील लेखक भी होते हैं। उसे मूल लेखक के विचारों के प्रति ईमानदार रहना पड़ता है। जो मूल लेखक है वो उनके वर्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उन्हें उनके साथ ईमानदार रहना पड़ता है और साथ ही उन्हें ऐसा लिखना पड़ता है कि जो लक्ष्य भाषा है जिस भाषा में वो उसे अनुवाद करे उस भाषा के लोग भी उसे ईज़िली समझ सकें। ठीक है? अच्छा अनुवादक वही होता है जिसमें पाठक को पढ़ते समय ये महसूस ना हो कि वो अनुवाद पढ़ रहा है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो लेख उसी भाषा में लिखी गई है। आज के युग में जो आज का युग क्या है? वैश्वीकरण का युग है। इसमें अनुवाद की जो महत्वता है वो और भी बढ़ जाती है। जैसे विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, व्यापार और मीडिया के क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद क्या अनुवाद के बिना संभव नहीं है। मतलब आज के युग में जो विभिन्न क्षेत्र हैं जैसे कि हर क्षेत्र में चाहे शिक्षा बोलो, चाहे तकनीक बोलो, चाहे विज्ञान, हर क्षेत्र में अनुवाद के बिना संवाद मतलब बातचीत करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के युग में आप कोरियन लोगों से मिलते हो, आप चाइनीज़ लोगों से मिलते हो, आप उनके अ भाषा की वेब सीरीज़ देखते हो, आप उनके भाषा के फ़िल्म देखते हो, जो कि अनुवाद के बिना पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट और डिजिटल माध्यम ने भी अनुवाद की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। विभिन्न देशों के जानकारी, समाचार और साहित्य अब अनुवाद के माध्यम से ही विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और जो इंटरनेट और क्या नाम है, डिजिटल जो माध्यम है, उन्होंने भी अनुवाद का जो आवश्यकता थी वो ज़्यादा बढ़ा दी है। जो विभिन्न देश की जानकारी, समाचार, साहित्य अब अनुवाद के माध्यम से ही हमारे पास पहुँच पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अनुवाद केवल भाषायिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि सांस्कृतिक, बौद्धिक आदान-प्रदान का माध्यम है। ये सांस्कृतिक भी है और ये बुद्धि का भी ये है। बुद्धि बुद्धि से भी रिलेटेड जो आदान-प्रदान मतलब जो बातचीत होता है, उसमें संस्कृति को भी ध्यान रखना पड़ता है और बुद्धिक, बौद्धिक उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। यह मानवता को एक-दूसरे के करीब लाता है और ज्ञान की सीमाओं को तोड़ता है। इसलिए अनुवाद का अर्थ केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं, बल्कि विचारों और संस्कृतियों का जीवित संवाद है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अनुवाद का अर्थ केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं होता कि उन्हें बस चेंज कर दिया जाए, नहीं, बल्कि जो विचार है, जो संस्कृति है, उनका जीवंत संवाद है। यानी उसका अनुवाद के ज़रिए एक संस्कृति को एक क्या बोलते हैं, एक भाषा के लोगों के विचार को दूसरी भाषा में पहुँचाया जाता है। सो ये सिर्फ़ भाषाओं का रूपांतरण नहीं है, बल्कि ये संस्कृति का जीवित संवाद है। एक संस्कृति को एक दूसरा भाषा के आदमी जान जान पाता है ड्यू टू अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पढ़ेंगे, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।